हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 आनंद मठ। लास्ट वीडियो में जिस बैटल के बारे में आपको बताया गया था, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें बताया जाता है कि अब इस एरिया में हरी हरी का जाप हो रहा है। वंदे मातरम ये लोग गा रहे हैं, जगदीश हरे का जाप हो रहा है और the villagers began chasing the Muslims wherever they met them, set fire to their cottages and looted their all. यानी संतान युद्ध के बाद हमेशा ऐसा किया करते थे। जो मुस्लिम विलेजेस हैं वहां पर जाके उनके घरों में आग लगाना और लूटपाट मचाना, ये नॉवल की एक्चुअल लाइंस हैं और आपसे विनती की जाती है कि आप नॉलेज गेन करने के लिए समझें कि इस नॉवल के जो राइटर हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी, उन्होंने किस सेंस में ये लाइन लिखी है, क्योंकि उस समय मुस्लिम रूल था जिससे संतान ओवरथ्रो करना चाहते थे। तो जैसे ही जगह जगह ये खबर फैलती है, तो जहां पर कल्याणी रह रही हैं शहर में, किसके पास रह रही हैं ये आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। गौरी देवी के घर में रह रही हैं कल्याणी इस समय। तो कल्याणी को भी जब ये पता लगता है कि भाई ऐसा लगता है संतानों की जीत हुई है, तो वो कहती हैं, हे भगवान, आपका काम आखिर हो ही गया। ओ मधुसूदन, मेरी मदद करो, मैं आज ही जाती हूँ अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। तो गौरी देवी का घर छोड़कर कल्याणी बाहर आ जाती हैं। जो मेन शहर का गेट है वहां तक आ जाती हैं, लेकिन वहां जो पहरेदार है वो कल्याणी को बाहर जाने से मना करता है कि भाई लूटपाट मच रखी है, यहाँ पर माहौल अभी ठीक नहीं है, तो आप बाहर मत जाएं। कल्याणी कहती है, अरे मेरे बच्चे, मैं तो भिखारन हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, मुझे कोई क्या लूटेगा। तो वो पहरेदार कहता है, आप यंग हैं, देयर इज यूथ इन यू, दैट इज रिचेस इंडीड। यानी आप वुमेन हैं और आप यंग हैं, इसलिए भी आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनकी बात ना मानते हुए कल्याणी शहर से बाहर आ जाती हैं। अब रास्ते में वहां पर केओस हो रखा है, लोग अभी भी नारे लगा रहे हैं, मारो मारो, कोई कह रहा है भागो भागो। तो थोड़ी देर बाद कल्याणी का पीछा कुछ लोग करने लगते हैं, जो कल्याणी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कल्याणी भागते भागते जंगल में पहुंच जाती है और ये एक दो डाकू उसका पीछा करते हैं और कल्याणी की साड़ी पकड़ लेते हैं। ध्यान रखें, ये एंडिंग पार्ट चल रहा है, आप इसको स्टार्टिंग पोर्शन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जहां पर हल्का सा सिमिलर सिनेरियो था। तो जैसे ही डाकू कल्याणी को पकड़ लेते हैं, इतने में वहां पर एक सन्यासी आ जाता है और इनकी जोर से बचाता है। ये डाकू वहां से भाग जाते हैं और कल्याणी को कहता है, अरे मत डरो, डोंट फियर, कम विद मी, चलो मेरे साथ। कहाँ जाओगी आप? वेयर विल यू गो? कल्याणी कहती है, मैं पदचिन्ह विलेज जाना चाहती हूँ। तो जैसे ही ये सन्यासी कल्याणी के मुंह से सुनते हैं कि ये पदचिन्ह जाना चाहती हैं, ये अपने दोनों हाथ कल्याणी के कंधों पर रखते हैं और बहुत केयरफुली इसकी शक्ल को देखने लगते हैं, एज इफ घूरने लगते हैं। फिर कहते हैं, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, अरे तुम तो कल्याणी हो, आओ मेरी जान, मेरे पास आओ। तो कल्याणी को बड़ा अजीब लगता है, वो कहती है, तुमने मुझे डाकुओं से बचाया, मुझे तुम इंसल्ट ही करना चाहते थे क्या? इसलिए तुमने मुझे डाकुओं से बचाया? तुम ब्रह्मचारी के भेष में हो, तो ब्रह्मचारी लोग ऐसे बिहेव करते हैं क्या औरतों से? तो वो सन्यासी या ब्रह्मचारी कहता है, अरे मैं तो कितने टाइम से इंतजार कर रहा था कि इस ब्यूटीफुल बॉडी को मैं टच करूं। यानी कि इस ब्रह्मचारी सन्यासी की बात कल्याणी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और ऐसा कहते ही ये सन्यासी जोर से कल्याणी को जप्पी डाल लेता है। तो जो स्टूडेंट समझ गए हैं कि ये सन्यासी कौन है, ये शांति है हमेशा की तरह, जो नबीनानंद के भेष में यहाँ वहाँ घूमती है। और जैसे ही ये सन्यासी कल्याणी को जप्पी डालता है, कल्याणी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे तुमने क्यों नहीं मुझे बताया कि तुम भी मेरी तरह हो। यानी कि दो औरतें जब आपस में एक दूसरे को गले लगाएंगी या जप्पी डालेंगी, तो उनको एहसास तो हो ही जाएगा कि भाई ये भी औरत है।
तो कल्याणी समझ जाती है कि भाई ये भी मेरी तरह एक औरत है और डाकुओं से बचने के लिए इसने ऐसा भेष बना रखा है। तो अब शांति का पहला काम क्या है कि कल्याणी को महेंद्र के पास ले जाना। और जैसे ही महेंद्र को इस बारे में पता लगता है, पहले तो महेंद्र को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि महेंद्र के लिए कल्याणी ने उस समय जब नदी के किनारे जहर खा लिया था, महेंद्र ने ये सोचा था कि मेरी वाइफ कल्याणी ने प्राण त्याग दिए हैं, भगवान जी के पास चली गई है। लेकिन यहाँ पर कल्याणी को जीवित देखकर महेंद्र को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि इतने टाइम बाद ये मिले हैं और कल्याणी बिल्कुल सही सलामत है। तो इन दोनों के मिलन के बाद ये दोनों शांति को कहते हैं कि आपने इतना बड़ा एहसान हम पर किया है जिसका हम ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं। आप एक एहसान और करें कि हमारी बच्ची कहाँ पर है, उसका पता हमें बताएं। तो जीवानंद महेंद्र को कहता है कि भाई तुम पद चिन्ह की ओर चलो, तुम्हारी बच्ची को मैं सीधा वहीं पर ले आऊंगा। और ऐसा कहकर जीवानंद भैरुईपुर चले जाते हैं। महेंद्र और कल्याणी की बच्ची किसके पास है इस समय? जीवानंद की सिस्टर निमी के पास, क्योंकि जीवानंद ने अपनी सिस्टर निमी को ये जिम्मेदारी दी थी कि इस बच्ची का तुम ध्यान रखना। तो जैसे ही वहां पहुंचते हैं अपनी सिस्टर निमी के घर पे, वहां पर अलग कहानी होती है, क्योंकि निमी पहले तो बहुत शौक रह जाती है कि भाई इतने टाइम बाद आए हो और एकदम से कहते हो भैया कि ये बच्ची को वापस लेके जाना है, क्या चल रहा है ये? निमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहले तो वो मना करती है कि नहीं, ये बच्ची मैं आपको नहीं ले जाने दूंगी। जीवानंद कहते हैं अरे मेरी बहन, तुम रोती क्यों हो? ये इतना दूर थोड़ा रहते हैं, तुम जब चाहो वहां पे चली जाना, बच्ची को देखने चली जाना, उससे मिल आना। तो निमी फाइनली महेंद्र और कल्याणी की जो बच्ची है सुकुमारी, उसे वहां लाके नीचे रख देती है और गुस्से में सुकुमारी के जो कपड़े हैं, उसके टॉयज और जो भी सामान है बच्ची का, उसे लाकर जीवानंद के सामने नीचे फेंक देती है। अब सुकुमारी जो छोटी सी बच्ची है जिसका ध्यान अभी तक निमी रख रही थी, वो कंफ्यूज हो जाती है बेचारी। वो अपना ही सामान उठाने लगती है खुद और निमी को कहती है ओ मम्मा वेयर शैल आई गो, यानी निमी को माँ पुकारती है कि माँ मैं कहाँ जाऊं। तो ये निमी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो उस बच्ची को उठाती है और रोते रोते अंदर ले जाती है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि पद चिन्ह में जो फोर्ट बनाया गया है, किला, वहां पर ये सभी लोग मिलते हैं, यानी महेंद्र, कल्याणी, जीवानंद, शांति, निमी, निमी के हस्बैंड और सुकुमारी यानी कि महेंद्र और कल्याणी की बच्ची, उनकी डॉटर, ये सभी लोग वहां मिलते हैं। और एक दिन क्या होता है कि कल्याणी नबीनानंद के लिए मैसेज भेजती है कि तुम मुझे अंदर आके मिलो। जैसे ही नबीनानंद यानी कि शांति कल्याणी के पास आती है, कल्याणी उसको कहती है अरे कब तक तुम ये साधुओं के भेष में घूमोगी? तुमने ये मर्दों का जो भेष बना रखा है, ना तो मैं इस वजह से तुमसे बात कर पाती हूँ, ना ही हम मिल पाते हैं। तुम एक काम करो, मेरे हस्बैंड को सच सच बताओ कि भाई तुम औरत हो, ताकि हम लोग बात कर सकें। इतने में जो सर्वेंट्स होते हैं जिन्होंने नबीनानंद को अंदर जाने से रोका था, वो जाकर महेंद्र को बता देते हैं कि भाई एक ऐसा सन्यासी है जो जबरदस्ती अंदर चला गया। तो फटाफट महेंद्र भागा भागा अपनी वाइफ यानी कि कल्याणी के बेडरूम में आता है और क्या देखता है कि नबीनानंद खड़ा हुआ है, कल्याणी उसके पास बैठी हुई है, कल्याणी उसको टच कर रही है और जो टाइगर स्किन नबीनानंद ने पहनी हुई है उसको खोल रही है। तो ये देखकर महेंद्र आग बबूला हो जाता है। ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, कल्याणी जानती है कि नबीनानंद वास्तव में शांति है, लेकिन महेंद्र को ये बात का अभी पता नहीं है। तो नबीनानंद महेंद्र को कहता है अरे क्या बात हो गई, तुम फटाफट मेरा पीछा करते करते यहाँ पे आए हो। दो संतानों में इतना मिसट्रस्ट कैसे है कि दो संतानों में विश्वास ही नहीं है? और हमारे बीच में विश्वास को छोड़ो, तुमको कल्याणी पर विश्वास नहीं है। अब महेंद्र को समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। उसने सोचा बात तो सही है कि मेरी वाइफ कल्याणी, जिसने एक सेकंड नहीं लगाया उस समय जहर खा लिया था,
क्या मुझे धोखा दे सकती है? और देखते ही देखते महेंद्र जब नबीना नंद का चेहरा देखता है तो उसको एहसास हो जाता है कि भाई ये तो किसी वुमन का चेहरा है। क्योंकि देखें, जब कोई वुमन अपने आप को डिस्गाइज करती है, उनके देखने का नजरिया या आंखें या चेहरा फिर भी ये बात रिवील कर देता है कि ये एक्चुअली एक वुमन है। तो बहुत साहस करते हुए महेंद्र नबीना नंद की जो दाढ़ी है उसको पकड़ के खींच देता है और वो नकली दाढ़ी बाहर आ जाती है। तब महेंद्र देख के शॉक हो जाता है कि भाई ये तो वुमन है। और कल्याणी एक्सप्लेन करती है, हाँ ये शांति देवी है, जीवानंद गोस्वामी की धर्म पत्नी है ये। लेकिन अगले ही पल महेंद्र के मन में ये डाउट होता है कि ये तो जीवानंद के साथ रहती थी, तो हमारी तो संतान धर्म में ये अलाउड ही नहीं था, ये हस्बैंड वाइफ साथ में कैसे रह रहे थे। तो कल्याणी फर्दर समझाती हैं महेंद्र को कि भाई ये ब्रह्मचारिणी थी, यानी कि साथ में जरूर थे लेकिन हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहते थे, सन्यासियों की तरह ही रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमें बताया जाता है कि नॉर्थ बंगाल का जो ये एरिया है, अब यहाँ पर मुस्लिम रूल नहीं है। और उस समय के जो गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जैसे ही उनको इस घटना का पता लगता है वो फटाफट एक नया मिलिट्री लीडर भेजते हैं जिनका नाम है मेजर एडवर्ड्स। यानी कैप्टन थॉमस मारे जा चुके हैं, पिछले युद्ध में आपको बताया गया था। अब मेजर एडवर्ड्स को भेजा जाता है जो अपनी एक नई फौज के साथ आते हैं संतानों से लड़ने के लिए, संतानों को काबू करने के लिए। इनिशियली उनको पता नहीं लग पाता कि भाई ये संतान कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि जब भी किसी ऐसे विलेज में जहां पर संतान आते हैं, लूटपाट मचा देते हैं, घरों को आग लगा देते हैं, या जो ब्रिटिश आर्मी है, सोल्जर्स हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं, तो इनके ठिकाने का इनिशियली उनको पता नहीं लग पाता। लेकिन धीरे धीरे पदचिन्ह में जो नया फोर्ट बना है, किला बना है, उसके बारे में इन्हें जानकारी मिलती है कि भाई संतानों ने अपना जो खजाना है, ट्रेजरी, और जहां पर ये अपने आर्म्स यानी कि वेपन्स रखते हैं, ये इन्होंने अपना ठिकाना पद चिन्ह में बनाया हुआ है। तो मेजर एडवर्ड्स एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं संतान्स पर अटैक करने की। इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, अब ध्यान दें कि ये नेक्स्ट लड़ाई की शुरुआत हो रही है, इसमें भी संतानों की जीत होती है, लेकिन पहली लड़ाई से ये लड़ाई बिल्कुल अलग है। मेजर एडवर्ड्स एक प्लान बनाते हैं कि भाई ये जो महीना चल रहा है ये माघ का महीना है, देसी महीना माघ। इस महीने में जब पूर्णिमा का दिन आएगा यानी फुल मून डे जब होगा, तो उस दिन रिवर के किनारे यानी रिवर साइड पर एक फेयर यानी कि मेला का आयोजन किया जाएगा। तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि संतान यहाँ पर आएंगे, पूर्णिमा वाले दिन इस मेले में आएंगे, भाग लेंगे। और पदचिन्ह फोर्ट के जो गार्ड्स हैं, जो उस फोर्ट की रक्षा कर रहे हैं, उनकी भी यहाँ आने की पूरी पूरी संभावना है। तो वो क्या प्लान बनाते हैं कि हम सीधा इनका किला पदचिन्ह में जो इन्होंने बनाया है उस पर कब्जा करेंगे, और वो जगह जगह ये खबर फैला देते हैं कि भाई ये जो मेला ऑर्गेनाइज होने वाला है पूर्णिमा वाले दिन, यहाँ पर हम अटैक करने वाले हैं, पूरी फौज हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो इस खबर से क्या होगा कि सारे संतान यहाँ पर आ जाएंगे मेले में, और इतने में हम इनका जो किला है उसको उस पर कब्जा कर लेंगे। तो ये खबर हर गांव में फैल जाती है। महेंद्र को भी ऐसा ही लगता है कि हाँ मेजर एडवर्ड्स ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो सभी का ये प्लान होता है कि नदी के किनारे पूर्णिमा वाले दिन हमको वहां पर इकट्ठे होना है, एक बहुत बड़ा युद्ध यहाँ पे होने वाला है। अच्छा, इन द मीन टाइम शांति और जीवानंद पदचिन्ह से बाहर ऑलरेडी जा चुके थे। इनका ये डिसीजन था कि हमने संतान धर्म को फॉलो करते हुए जो हमसे पाप हुए हैं उनका हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। और उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे, अपने प्राण त्यागने से। तो ये कहते हैं कि भाई इसी महीने के पूर्णिमा वाले दिन हम नदी में बह जाएंगे, डूब जाएंगे, और ये हमारा पश्चाताप होगा। पाप इन्होंने कौन सा किया है ये आप ऑलरेडी जानते हैं।
क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो सैक्रिफाइस का आइडिया है, सेल्फ डिसिप्लिन का आइडिया है, ये कैसे पोर्ट्रे किया गया है इस नॉवल में। मतलब कि इन लोगों ने किया कुछ नहीं है। जीवानंद अपनी पत्नी से मिलने नहीं गए थे, वो तो कल्याणी और महेंद्र की बच्ची को वहां सौंपने गए थे। शांति से उनकी मुलाकात हो जाती है, बस अपनी पत्नी को बाहों में लेकर जप्पी ही डाली थी। और यहाँ पर जब शांति आती हैं तो अपने पति का धर्म निभाती हैं कि जो धर्म मेरा पति निभा रहा है मैं भी वही काम करूंगी। पर ये ऐसा मानते हैं कि हमसे चूक हुई है और हमें अपने प्राण त्यागने होंगे। लेकिन जैसे ही इस लड़ाई के बारे में इन दोनों को पता लगता है, ये कहते हैं अरे इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। अब ये जो युद्ध होने वाला है इसमें हम अपने प्राण त्यागेंगे और ये हमारा पश्चाताप करने का सही तरीका होगा। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस युद्ध से पहले क्या तैयारियां की जाती हैं, क्या रणनीति अपनाई जाती है इस युद्ध में और फाइनली किसकी जीत होती है। तो ये जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। तो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.